नमस्कार। हाँ, इस वीडियो में मैं नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करूँगा जो बूलियन फंक्शन के अंदर या बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होता है। तो नॉर्मल फॉर्म से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होते हैं। एक्चुअली मिन टर्म होता है प्रोडक्ट टर्म और मैक्स टर्म होता है सम टर्म। तो चूँकि जो आपका नॉर्मल फॉर्म है, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपका पीओएस कहा जाता है और डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म एसओपी कहा जाता है। तो एसओपी का फुल फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी कि इसमें मिन टर्म यूज होता है, यानी कि प्रोडक्ट मतलब मिन टर्म यूज होता है। और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो इसमें सम यानी कि मैक्स टर्म यूज होता है जो कि सम टर्म कहलाता है। तो किसी भी जो भी बूलियन फंक्शन होता है वो कितने वेरिएबल पे होता है, ये डिसाइड करता है कि हाउ मेनी मिन टर्म और मैक्स टर्म विल बी देयर। तो अगर मान लीजिए कि आपके बूलियन फंक्शन में n वेरिएबल हैं, तो इन दैट केस देयर विल बी 2 पे पावर n मिन टर्म एज वेल एज 2 पे पावर n मैक्स टर्म। अगर हम बात करें मिन टर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स के केस में, तो टोटल 4 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4 होगा। तो यानी कि 4 मिन टर्म होंगे और 4 ही मैक्स टर्म भी होते हैं। तो 4 मिन टर्म जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई, एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश एंड एक्स डैश वाई डैश। जैसे आप 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखते हैं, उसी तरीके से ये भी कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जब 1 1 है तो मतलब एक्स वाई, 1 0 है तो एक्स वाई डैश, 0 1 है तो एक्स डैश वाई, 0 0 है तो एक्स डैश वाई डैश। तो अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें तो 3 वेरिएबल्स के इसमें 2 पे पावर 3 यानी कि 8 मिन टर्म होंगे। तो आप 0 0 से लेकर अगर 1 1 तक चलेंगे तो आपको ये उसी तरह से मिल जाएगा। तो जैसे 0 0 है, 0 0 है, तो 0 0 का मतलब क्या आप समझेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और 0 0 1 अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड, सो ऑन ऐसे करके 1 1 तक यानी कि एक्स वाई जेड तक आप जा सकते हैं। हालांकि मैंने सीक्वेंस यहाँ पे इस ऑर्डर में लिखा है, किसी भी ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जहाँ तक मैक्स टर्म की बात है तो मैक्स टर्म आपका सेम नंबर में होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर 2 वेरिएबल के मैक्स टर्म की बात करें तो जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, अगर आप ये सीक्वेंस लिखते हैं तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग आपका बनेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पे 0 होने पे डैश नहीं लगता है, 1 होने पे डैश लगता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई डैश। इसी तरीके से इस केस में 1 0 के केस में एक्स डैश प्लस वाई बनेगा, और 1 1 के केस में क्या बनेगा, एक्स डैश प्लस वाई डैश। तो ये तो 2 वेरिएबल केस हो गया। अगर 3 वेरिएबल की बात करें तो उसमें 0 0 के केस में आपका बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर आप 0 0 0 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश बनेगा एंड सो ऑन। ऐसे 1 1 तक चले जाइए तो लास्ट में जो बनेगा एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। ये तो मिन टर्म की बात हो गई और मैक्स टर्म की बात हो गई। लेकिन हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ते क्यों हैं? नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली में इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में आप केवल और केवल अगर यही मिन टर्म या मैक्स टर्म यूज़ करते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा और उसको एनालाइज करना आसान होगा, क्योंकि ये पता रहेगा कि किस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग आपकी सर्किट ऑन है और किस मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग सर्किट ऑफ है। ये आपको पता चल जाता है कि मिन टर्म यूज़ करके आप बनाएंगे तो सर्किट ऑन के बारे में बोलता है, मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो मतलब सर्किट किस सिचुएशन में ऑफ है। तो यहाँ पे जो डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपका कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो आप यानी कि मिन टर्म यूज करेंगे, मिन टर्म का सम करेंगे। अब जैसे दो फंक्शन का, दो वेरिएबल का, अगर ये कोई बूलियन फंक्शन है जिसमें 2 मिन टर्म यूज हुए हैं, 2 नहीं यूज हुए हैं, तो इसको एनालाइज करना आसान है कि किस सिचुएशन में हमारा सर्किट ऑन होगा, किस सिचुएशन में सर्किट ऑफ होगा।
अब अगर कोई इसी को रिड्यूस कर देता है एक्स प्लस एक्स डैश और कॉमन लेके y, तो ये y हो जाएगा। तो इसको एनालाइज करना आसान नहीं होगा क्योंकि पता नहीं y किसके करस्पॉन्डिंग है। तो जितने भी लिटरल्स होते हैं, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे बूलियन फंक्शन में होते हैं, जिस 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 वेरिएबल पे बूलियन फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है, कहने का मतलब अगर ये बूलियन फंक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो सारे टर्म में दोनों वेरिएबल आने चाहिए। अगर सारे टर्म में दोनों वेरिएबल आते हैं तो मतलब समझ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर किसी भी टर्म में एक भी वेरिएबल मिसिंग है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। और ऐसे 3 वेरिएबल के केस में मान लीजिए एक एग्जांपल ये भी लिखा गया है जिसमें 4 आपके टर्म्स यूज हुए हैं, 4 मिन टर्म्स। तो चारों मिन टर्म में आप खास बात ये देखिए कि चारों के चारों मिन टर्म में तीनों लिटरल तीनों वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी भी टर्म में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो मतलब उसको नंबर ऑफ लिटरल्स बोलते हैं। अगर जैसे हर टर्म को देखें तो सब में 3-3 लिटरल हैं, यानी कि तीनों वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि किसी भी टर्म में कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन किस तरह का फॉर्म है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और उनका सम। ऐसे ही नीचे भी देखिए जितने भी हैं ये भी प्रोडक्ट टर्म है, 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 और इनका क्या किया गया है, सम किया गया है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि सारे टर्म में लिटरल की संख्या सेम होगी, और कितनी होगी, जितने वेरिएबल पे हमारा फंक्शन डिफाइन है। किसी भी टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म की, जिसको हम लोग पीयूएस बोलते हैं, पीयूएस में भी वही बात है, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे सम टर्म यूज होंगे। ये सब सम टर्म है, 4 सम टर्म इसमें यूज है। आप कोई भी बूलियन फंक्शन कोई जरूरी नहीं कि 4 ही का हो, आपका 5 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने जो है यहाँ पे एक में 2 यूज किया, मतलब 4 में से 2 यूज किया, क्योंकि 2 वेरिएबल पे कुल कितने टर्म बनेंगे, 4 में से 2 यूज करके एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है। ऐसे यहाँ पे कितने बनेंगे, 8 में से हमने 4 यूज करके लिखा है। तो ये नहीं कोई कॉन्सेप्ट है कि 4 ही और 2 ही रहेगा, जितना चाहें आप उतना यूज करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सम टर्म है और उनका फिर प्रोडक्ट किया गया है, इसी नाते इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। और ये भी आपके सम टर्म है और उनका प्रोडक्ट किया गया है, इसी नाते इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। तो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कोई एक सर्किट है जिसका ट्रुथ टेबल दिया गया है, कोई एक सर्किट है जिसका हमें ट्रुथ टेबल दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट लिखिए, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप देखिए कि 3 वेरिएबल पे है, तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन में, मतलब 3 वेरिएबल मतलब क्या, स्विचेज जहाँ से इनपुट सप्लाई हो रहा है सर्किट को। ये मैं पहले वीडियो में डिस्कस किया था इस यूनिट के। तो 3 वेरिएबल्स अगर हैं तो टोटल 2 पे पावर 3 कॉम्बिनेशन, यानी कि 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि भाई हर स्विच को ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, तो हर स्विच के लिए 2-2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 कॉम्बिनेशन। तो 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, उसी 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो मान लीजिए कि आपकी सर्किट के लिए फेवरेबल जो है वो पहले इसके लिए है, इसके करस्पॉन्डिंग है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, फिर बीच के 2 के करस्पॉन्डिंग है। मतलब 5 सिचुएशन में आपकी सर्किट फेवरेबल है, मतलब उस सिचुएशन में ऑन होगा। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म होंगे वो आप क्या बताएगा कि सर्किट उस सिचुएशन में ऑन रहेगा, और करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म बेसिकली ऑफ के लिए बताता है। तो 0-0 जहाँ पे लिखा गया वो मैक्स टर्म है, मिन टर्म ऑन सर्किट की सिचुएशन को बताता है और मैक्स टर्म ऑफ के लिए बताता है। तो अगर आप इसी बूलियन फंक्शन को मिन टर्म यूज करते हुए, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट करते हुए लिखेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म बनेगा, क्योंकि सब में 0-0 है, तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो इसका मतलब एक्स डैश, इसका मतलब वाई डैश, तो इसका मतलब जेड, वो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप करेंगे तो एक्स डैश, वाई और जेड डैश,
वो आपका यहाँ पे लिखा गया है। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग जब लिखेंगे तो एक्स वाई डैश जेड डैश, फिर इसके करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो एक्स वाई डैश जेड। ओके, यहाँ पे लिखा गया, बाकी और कहीं वन है नहीं, 5 वन थे तो पाँचों वन के करेस्पॉन्डिंग मिन टर्म लिख दिया गया और उसका सम कर दिया गया। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ये होगा। जहाँ जहाँ पे जीरो है, अगर आप इसी सेम बूलियन फंक्शन की, दोनों बूलियन फंक्शन सेम है, बस ये बताया जाता है एक किस सिचुएशन में ऑन है और किस सिचुएशन में ऑफ है। ऑन वाला मतलब मिन टर्म यूज करते हुए और ऑफ वाला मैक्स टर्म को यूज करते हुए। तो यहाँ पे जो आपका है 0 1 1 है, 0 का मतलब एक्स रहेगा, 1 का मतलब वाई डैश, फिर 1 का मतलब जेड डैश। फिर ऐसे इसके करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो एक्स डैश वाई डैश और जेड हो जाएगा। फिर इसके करेस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो तीनों डैश में रहेंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा CNF। अब देखिए थोड़ा नाम याद करने में कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, एक CNF है एक DNF है, और CNF को हम लोग कहते हैं POS और DNF को कहते हैं SOP। अब देखिए कभी नाम में अगर कन्फ्यूजन हो तो ये कंजक्शन का मतलब भी वैसे होता है एंडिंग, और डिस्जंक्शन का मतलब होता है आर। तो यहाँ पे आप एंडिंग कर रहे हैं, एक ये तरीका है याद करने का, और यहाँ पे आर कर रहे हैं, डिस्जंक्शन मतलब आर होता है, तो आर मतलब प्लस, तो आप DNF में प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं। दूसरा तरीका है लेमैन की तरह से भी याद कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली P इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है कंपेरेटिवली यस के, और ये भी देखिए कोइंसिडेंस है, सी भी पहले आता है डी के कंपैरिजन में। तो सी के साथ जो जुगलबंदी हो, CNF की जो मतलब मैच कर रहा है, और POS से मैच कर रहा है, और DNF जो मैच कर रहा है SOP। अगर कन्फ्यूजन कभी हो तो ऐसे भी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरह क्वेश्चन वो कन्वर्जन पूछा जाता है कि अगर CNF से DNF और DNF से CNF कन्वर्जन करना हो तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको जो फंक्शन दिया जाता है उसको आप एफ ऑफ करके, जैसे ये क्वेश्चन है अभी इसको डिस्कस करेंगे, तो इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एफ डैश फाइंड करिए। अब एफ डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से, एफ डबल डैश उसका फिर एफ डबल डैश फाइंड करिए, और यही एफ डबल डैश आपका एफ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए ये एफ डैश डी मॉर्गन लॉ वाला नहीं है, ये एफ डैश यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट, मतलब सेट के कॉन्सेप्ट से है। अब जैसे आपका कोई बूलियन फंक्शन ये दिया गया है और ये पता है कि ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है, SOP में है, और इसको POS में कन्वर्ट करना है, या कह लीजिए कि ये DNF में है और DNF को हमें CNF में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई, एक्स वाई डैश और एक्स वाई, तो जो इसका मतलब होता है 0 0 0 है, मतलब 0 आएगा, और ये जो है आपका 0 1 है यानी कि 1 आएगा, ये है आपका 1 0 यानी कि 2 आएगा, ये आपका 1 1 है यानी कि 3 आएगा। तो आप ये देखिए कि ये 0 1 2 3 या 3 वेरिएबल के इसमें 0 1 2 3 से लेके 7 तक, आप 3 वेरिएबल की बात करिए तो 0 1 2 से लेके 7 तक, ऐसे अगर 3 वेरिएबल की बात करिए 0 1 2 से लेके 15 तक, 2 वेरिएबल की बात करिए 0 1 2 3। तो ये यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता है, मतलब यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। तो जो जो मिन टर्म आपके फंक्शन में दिया गया अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो दिया गया उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं दिया गया उसको ले लीजिए। अब इसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें एक्स वाई डैश है, एक्स वाई डैश का मतलब ये वाला ये है, फिर आपका है एक्स डैश वाई यानी कि ये है, फिर क्या है एक्स डैश वाई डैश यानी कि ये है। तो 0 1 2 आपका है यानी कि 3 नहीं है। तो फंक्शन अगर एफ में आपका सेट की भाषा में अगर लिखें 0 1 2 है तो एफ डैश में कौन आएगा, एफ डैश में आएगा 3 केवल। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट देखना रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगर अगर जो है हम इसका एफ डैश कंप्यूट करेंगे तो एफ डैश में 3 का मतलब एक्स वाई आ जाएगा, मतलब जो मिन टर्म यहाँ दिया गया उसको छोड़ दीजिए और जो नहीं दिया गया उसको लिखना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट के कॉन्सेप्ट में आपको करना है, ये नहीं डी मॉर्गन लगा के कर दीजिए, डी मॉर्गन लॉ नहीं लगाना, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे बैक टू फिर वहीं वापस आ जाएंगे। तो
एफ डबल डैश जब कंप्यूट करेंगे, अब आप डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे लगाएंगे। तो डिमॉर्गन लॉ जैसे लगाएंगे, ये प्रोडक्ट टर्म से सम टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने वैसे बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ सकते हैं। तो एफ डैश वाले एक सिचुएशन में ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट की तरह से कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे। यूनिवर्सल सेट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी वो बात बनेगी। नहीं तो अगर डिमॉर्गन लॉ लगा देंगे दोनों तरफ तो फिर वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। तो ये हो गया। ऐसे ही सेम स्टेप CNF टू DNF में भी है, सेम टू सेम स्टेप, कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 3 मैक्स टर्म यूज हुए हैं, तो जो मैक्स टर्म यहाँ पे नहीं है उसके अलावा वाला मैक्स टर्म लिखेंगे। 3 अगर यहाँ पे हैं तो यानी कि 5 आपके मिसिंग है, वो 5 आप यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे 5 देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा गया, तो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश है, तो क्या यहाँ पे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डैश, नहीं है। तीसरा ऐसे है, जो भी पांचों लिखे गए जो यहाँ पे नहीं है यानी कि मिसिंग है उसको लिख दीजिए एफ डैश में, यानी कॉम्प्लीमेंट आप निकालना है यूनिवर्सल सेट में से, उसको छोड़ के जो दिया गया है जो नहीं है उसको लिख देंगे। अब आप एफ डबल डैश कंप्यूट करेंगे, तो एफ डबल डैश का मतलब एफ हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एफ डबल डैश कंप्यूट किए थे तो ये आपका एफ एक्स वाई ओरिजिनली हो गया, और इधर डिमॉर्गन लॉ लगा दिए थे। वैसे यहाँ पे भी आप करेंगे, तो डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे, तो डिमॉर्गन लॉ जब लगाएंगे तो ये जो एंड है, एंड आपके सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही प्लस होगा फिर इन सब पे डैश लगेगा डिमॉर्गन लॉ की वजह से ब्रैकेट के बाहर, तो ये यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई। अब आप इस पर फिर डिमॉर्गन लॉ लगा देंगे तो ये प्रोडक्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो बूलियन फंक्शन है वो बूलियन फंक्शन CNF से DNF में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, क्योंकि एंड गोल हमारा क्या होता है, चाहे आप की मैप पढ़ते हैं चाहे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन गोल होता है, एंड गोल होता है, वो होता है किसी भी बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स को पहले रिड्यूस करना। ये जो टर्म है 5 टर्म है, 5 टर्म आपके हैं, 5 से आप घटाइए जहाँ तक संभव हो सके। मोस्ट सिंप्लीफाइड पाने का मकसद यही होता है कि टर्म्स पहले घटाइए, और टर्म्स घटाने के बाद हर टर्म के अंदर कोशिश करिए लिटरल्स कम से कम हो। तो यही काम के मैप भी करता है, और यही काम आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के लिए आप यूज़ क्या करते हैं, जो भी एक्सियम्स और जो भी आप थ्योरम पढ़ें उसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है। अब जैसे यही है, इसमें इतने सारे टर्म यूज हुए हैं और लिटरल हुए हैं, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को लेके आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इस सी को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब BC हो जाएगा और C स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन C स्क्वायर किसके बराबर होता है, C के, जो आपका आइडेम्पोटेंट लॉ उसको यूज करते हुए। फिर ये जैसे ये बात C के बराबर C प्लस BC हुई, इसमें एक स्टेप्स जो है मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे C B प्लस C लिखा गया है, तो ये हो जाएगा BC प्लस C, और ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के हो जाएगा C, तो BC प्लस C, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन लॉ यूज करते हुए C कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस बी हो जाएगा इसमें। 1 प्लस बी किस में रिड्यूस हो जाएगा, 1 में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी नाते वो C लिखा गया है। अब इस C को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस ब्रैकेट पे, तो AC हो जाएगा, BC हो जाएगा, C हो जाएगा। जिसमें से आपका इन दोनों में अगर C कॉमन फिर से लेंगे, तो C कॉमन लेंगे, एक लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो ये B एब्जॉर्ब हो जाएगा, C केवल बचेगा। और फिर इस AC में C कॉमन लेंगे तो A एब्जॉर्ब हो जाएगा, केवल C बचेगा। तो एब्जॉर्प्शन लॉ का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। तो सोचिए कि आपका ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया था, अगर इसको देखें तो एक और गेट, फिर एक और गेट, 3 और गेट लग रहे हैं, और फिर 1 2 एंड गेट, 5 यूनिट कास्ट बैठ रहा है। लेकिन अब फाइनली क्या हुआ, सारा यूनिट कास्ट खत्म हो गया। सी स्विच है, स्विच से सीधा सप्लाई कर दीजिए।
तो फ़ायदा क्या हुआ कि आपको जो है कॉस्ट आपका रिड्यूस हो गया। ये हमारा इंटेंशन होता है, कॉम्प्लिकेशन भी हट गया और कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया, सर्किट हमारी ऑप्टिमाइज हो गई। तो इतना तामझाम 3 स्विच जो ABC 3 स्विच थे जो काम कर रहे थे, वो सिंगल स्विच से काम चल गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपका ये बात दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो AB बनेगा और BB बनेगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो है पहले ये भी इसी साथ पैरेलली कर दिया गया है। तो A डैश और AB बनेगा इससे। तो A डैश का मतलब 0 हो जाएगा आइडेम्पोटेंट लॉ को यूज़ करते हुए, और नहीं तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ करते हुए 0 हो गया। और साथ में ये BA और BB बनेगा, लेकिन BB क्या होगा, BB का मतलब हो जाएगा B के बराबर। तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हुआ है, ये B लिखा गया है और BA जो है जैसे था वैसे लिखा गया है, और A आपका जैसे था वैसे लिखा गया है। तो आई थिंक समझ में आ जाएगा आराम से। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। A डैश किसके बराबर होगा, 0 के। किस लॉ से, कॉम्प्लीमेंट लॉ से। और ये AB होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। फिर ये BA होगा और फिर BB होगा। तो BB मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ लगा के B हो जाएगा। तो BA की जगह पे AB मैंने यहाँ लिखा है और BB की जगह पे B लिखा है, और ये वाला A आपका जैसे वैसे है। अब इसको और रिड्यूस करेंगे तो आपका देखिए AB प्लस AB, यानी कि 2AB थोड़ी लिखेंगे, AB ही लिखेंगे। तो ये दोनों AB रिड्यूस होकर सिंगल AB में हो गया, और फिर ये वाला B है और फिर ये वाला A है। अब ये एब्जॉर्प्शन लॉ लगा के B हो जाएगा, और लास्ट में A प्लस B हुआ। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक आर गेट, 2 आर गेट, 3 आर गेट, और फिर उसके बाद एंडिंग के लिए यहाँ पे फिर एक यहाँ भी आर गेट है, 4 आर गेट दिख रहा था। फिर एक एंड गेट यहाँ, एक एंड गेट यहाँ पे। तो 6 यूनिट कास्ट बैठ रहा था, लेकिन रिड्यूस होकर सिंगल यूनिट कास्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। स्विच की संख्या भले नहीं घटी, लेकिन आपका कॉस्ट एंड गेट और गेट का घट गया। ये वाला एक जो पर्टिकुलर दिया गया ये और इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है कि कोई भी टर्म, जैसे यहीं पे AB 2 बार लिखा गया था, ज़रूरत पड़ने पे आप उसको सिंगल में रिड्यूस कर लिए, सिंगल AB में। वैसे कभी भी ज़रूरत हो सिंगल को डबल ट्रिपल अगर काम बन रहा है तो उसको लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म जो है इसको इसके साथ दोबारा लिखने में हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इसी नाते वाई जेड डैश को 2 बार हमने लिख दिया है, वाई जेड डैश और एक्स वाई डैश जेड डैश। और ये वाई जेड डैश पहले से जो था वो है ही, एक्स डैश वाई जो था वो पहले से है ही, वाई जेड भी है। लेकिन इस पैरेलली कई इसमें रिडक्शन कर रहे हैं, तो जैसे इन दोनों में जेड डैश कॉमन ले लिया गया, और यहाँ पे आपका जो इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, तो z डैश प्लस जेड, यानी कि y कॉमन लेंगे z डैश प्लस जेड में, तो ये तो 1 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ को यूज़ करते हुए 1 इंटू वाई, वो y डायरेक्ट लिख दिया गया है। और ये वाला टर्म तो जैसे x डैश y था वैसे पड़ा हुआ, और इसमें से z डैश कॉमन ले लिया गया। फिर यहाँ पे लगा दीजिए आप, जो लास्ट में एकदम पढ़े थे थ्योरम में, उसको यूज़ किया गया है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई डैश प्लस वाई, जिस पे डैश लगा गया वही प्लस होता है, इक्वल टू भी एक्स प्लस वाई होता है। और अगर मान लीजिए लिखा गया है एक्स डैश वाई प्लस एक्स, वो भी एक्स प्लस वाई होता है। थ्योरम का लास्ट लॉ था, तो इस चीज़ को हमने एक्स प्लस वाई के बराबर लिख दिया। अगर ये थ्योरम याद नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई जेड डैश इंटू जेड डैश। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप, अच्छा इसमें देखिए पैरेलली आप ये देखिए, अब ये दोनों रिड्यूस होके एब्जॉर्प्शन लॉ लगा के आप जो है y के बराबर कर सकते हैं। ये दोनों, यह और यह देखिए दोनों में अंतर है, ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाए। एक्स डैश किस पे लगा हुआ, उससे मैच करेंगे तो वाई डैश है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स पे डैश लगा हुआ है। इसमें से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे तो y आपका कॉमन होके एक्स डैश प्लस 1 होगा, जो कि 1 हो जाएगा, तो y हो गया ये। और इसमें से जो है इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया गया है, जेड डैश एक्स जेड डैश बन गया है और y जेड डैश बन गया है। उसके बाद इन दोनों में एब्जॉर्प्शन लॉ आप लगा सकते हैं, y आपका कॉमन होके तो y हो जाएगा और ये एक्स जेड डैश।
तो फाइनली देखिए इतना सारा था, इसमें इतने में रिड्यूस हो गया। लेकिन आप इन सबको देखिए, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ना तो CNF में है ना तो DNF में है, क्योंकि किसी न किसी हर टर्म में सारे लिटरल नहीं। जैसे इसमें देखिए XY मिसिंग है, इसमें देखिए XZ मिसिंग है इसमें, और इसमें देखिए XY मिसिंग है। जब तक तीनों लिटरल नहीं रहते हैं तब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहा जाता है। इसमें XZ मिसिंग था, इसमें केवल Y मिसिंग है, शायद मैंने XY बोल दिया था। तो Y और आपका जो भी XYZ या ABCD जो भी आप चारों वेरिएबल यूज करते हैं, तो हर टर्म में अगर चारों लिटरल आपको नजर आते हैं तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसका अल्टरनेट मेथड भी यहाँ पे शो किया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं। अब जो आपका बचा है केवल एक के मैप, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि के मैप सब लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो के मैप में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है कि ये नंबरिंग करना सेल के अंदर जो 0 1 2 3 आप नंबरिंग करते हैं, वो डायरेक्ट सीक्वेंस में तो किया नहीं जाता, सबको पता है। लेकिन क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो पाए, और कोई दूसरी वजह नहीं होती है। आप स्ट्रेट 0 1 2 3 अगर लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर पाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे जैसे आपका CD और CD बार है, अगर मान लीजिए कि यह वाला यहाँ पे सीक्वेंस लिखते, इस जगह लिखते और यहाँ पे ये लिखते, तो दिक्कत क्या होता, देखिए यहाँ पे दोनों आपके बदल जा रहे हैं। मतलब CD बार अगर आप इधर कर देते, इस जगह पे आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। अब इन दोनों को देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, C बार भी बदल के C हो गया और D बदल के D बार हो गया, दोनों एक साथ बदल जा रहे हैं। दोनों बदलता तो कुछ आप कंबाइन भी नहीं कर पाते, मतलब रिड्यूस नहीं कर पाते। तो मोटिव जो होता है अल्टरनेट करने का, उसके पीछे अपना स्वार्थ होता है, कन्वीनियंट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में आपके जो जो मिन टर्म है वहाँ आप 1 लिख देंगे। तो 0 है तो उसकी जगह पे 1 है, 1 2 3 5, यानी कि 0 1 2 इधर है और 3, इन चारों जगह पे 1 है, मतलब यहाँ तक की बात हो गई। फिर 5 7 8 9 है, 5 7 8 9 का मतलब 5 7 फिर 8 9 और 11 14, 11 यहाँ पे और 14 यहाँ पे। तो जैसे इसको लिख दिया जाता है। बाकी नंबरिंग का देखिए 0 1 फिर 2 यहाँ पे जंप करके 3 यहाँ पे, 4 5 6 और 7 यहाँ पे, फिर एक जंपिंग इधर भी करेंगे, 8 9 इसमें नहीं लिखेंगे, 8 9 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, फिर यहाँ पे बीच में आएंगे 12 13 14 15। और ये लिखने के लिए आप ऊपर भी थोड़ा हेल्प के लिए अपने लिख लेते हैं कि ये AB अगर आप इस तरफ लिखे हैं तो आप जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे ऐसे फॉलो करेंगे। अगर यही AB आप यहाँ पे लिख देते ऊपर और CD यहाँ पे लिख देते तो आप ऐसे चलते, ये ध्यान रखिए, इस सीक्वेंस में चलते। तो आपको कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बुक्स जो पढ़ते हैं जनरली इसी तरह से पढ़ते हैं, इसी नाते मैं यही वाला सीक्वेंस यूज़ किया हूँ। तो आप इसी क्रम में करेंगे। ये 0 0, अगर यहाँ से डैश डैश दोनों देखें, ये डैश डैश देखें, तो ये जो 0 कैसे बना, 0 0 0 0, तो 0 0 4 बार 0 लिखें उसका मतलब 0 बनेगा। अगर आप इस सेल की बात करें तो इसमें A डैश B डैश है, A डैश B डैश से तुम्हें 0 0 मिलेगा, लेकिन C डैश D से क्या मिलेगा, 0 1। अब इसको कंबाइन करेंगे तो 1 ही बनेगा। ऐसे मान लीजिए इसकी बात करें तो ये 15 कैसे हो गया, इधर AB लिखा है, AB का मतलब क्या हो 1 1, और इधर से देखेंगे तो CD है, CD का मतलब 1 1, तो 15 आएगा इसका मतलब। अगर किसी और सेल का फॉर एग्जांपल हम देख लें, जैसे ये वाला सेल है, तो A डैश B का मतलब क्या मिलेगा, 0 1 मिलेगा, और C D डैश का मतलब क्या मिलेगा, 1 और 0 मिलेगा। तो इसको अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट में करेंगे तो इसका मतलब 6 आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें। और
यहाँ पे देखिए कि जब आप सारे सेल में जहाँ जहाँ जो जो मिन टर्म आपका दिया गया है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी सर्किट ऑन रहेगी या फेवरेबल रहेगा, वहाँ पे 1 लिखने के बाद जो मेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंबाइन करना। कंबाइन करते वक्त ये ध्यान रखिए कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 पे पावर 4 होता है। या तो कोई सेल किसी के साथ नहीं कंबाइन होगा, या तो 2 सेल आपस में कंबाइन होंगे, या फिर 3 जो 2 पे पावर 2 का मतलब 4 सेल कंबाइन होंगे, या 2 पावर 3 का मतलब 8 सेल कंबाइन होंगे, या तो सभी के सभी कंबाइन हो जाएंगे। तो जब भी होगा तो इसी ग्रुप में होगा, इसी संख्या में होगा। ये नहीं कि 3 सेल 5 सेल 7 सेल ऐसे नहीं कंबाइन होंगे। यही 1 2 4 8 16 होंगे। अच्छा ये भी देखिए, अगर 4 वेरिएबल का है तो दो सेल जब कंबाइन होते हैं, मतलब एक पावर है, तो 4 में से एक कम 4 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 3 लिटरल का टर्म मिलेगा। अगर आप 4 सेल कंबाइन करते हैं तो 2 की पावर 2 यहाँ लिखा गया, 4 - 2 करिए तो आपको 2 लिटरल का टर्म मिलेगा। अगर आप 8 सेल कंबाइन करते हैं तो 4 - 3 करिए, कितना आएगा 1 लिटरल का टर्म मिलेगा। और अगर सभी कंबाइन कर देते हैं, 16 सेल आपस में कंबाइन, सभी जगह 1 लिखा हुआ है, सब कंबाइन होके, तो 4 - 4 कितना हो जाता है 0। तो 0 मतलब एक भी लिटरल नहीं रहेगा, तो सर्किट हर सिचुएशन मान में तो उस बुलियन फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कंबाइन करते वक्त आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 1 लिखा है और यहाँ पे भी 1 लिखा है, तो ये चारों आपस में कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये जो के मैप होता है, ये समझ लीजिए लूज सीट की तरह होता है। अगर आप फोल्ड करके चारों कार्नर हटा सकते हैं, टच करा सकते हैं, तो मतलब वो चारों कार्नर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हमारा हमेशा मोटिव यही रहता है कि हम कम से कम लिटरल वाला टर्म पाएँ। तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल को कंबाइन करने की संभावना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन बनाइए। अभी इस एग्जांपल में जैसे देखिए, ये चारों कंबाइन होके एक आपका एक टर्म दे देगा, लेकिन ये दोनों आपके छूटे हुए हैं, ये दोनों आपके छूटे हुए किसी के साथ नहीं कंबाइन हुए। नीचे से तो कंबाइन हो नहीं सकते क्योंकि गैप है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, तो ये नहीं कि आपस में इन दोनों केवल कंबाइन कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों कंबाइन करने के लिए हम ये ऊपर वाला दोनों 1 लेके 4 का बना सकते हैं, हमारे पास ये सुविधा है। ऐसे ही नीचे देखिए, तो ये नीचे वाले दोनों 1 जो हैं, ये आपके इससे कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये लूज सीट है तो ये वाला एज आपका इससे टच हो सकता है। तो वो 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अब देखिए ये 1 बचा हुआ है, तो ये 1 का मतलब नहीं है कि आप केवल इन्हीं दोनों कंबाइन कर दीजिए। आप देखिए हमारे पास कितना सुविधा है, तो इन दो 1 को उठा के और इस दो 1 से मिला देंगे, तो आपका ये कंबाइन हो जाएगा। और यह 1 देखिए किसी के साथ नहीं कंबाइन हो सकता, तो ये छूटा रह जाएगा। तो ये इस 1 का जो वैल्यू है 4 लिटरल के टर्म में आएगा। 4 लिटरल टर्म देखिए ये लिखा गया है। बाकी ये 4 कंबाइन हुए हैं तो 2 लिटरल में आएगा। और क्या आएगा, जो चारों सेल में कॉमन हो। अब देखिए A डैश B डैश के सामने लिखा गया तो चारों में कॉमन, और पता है 2 ही बनेगा, तो आप यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये A डैश B डैश इसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आपको ये आइडिया रहेगा ना, 4 पे 2 मिलता है, तो आपको जो दिख जाए लगा दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें 4 होगा, तो ये एक टर्म आपका इधर से मिलेगा, एक टर्म इधर से मिलेगा। अब इधर से देखिए क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, A डैश कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन है, तो A डैश D मिल गया आपको, यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही देखिए इस दोनों, ये जो 4 का आपका कॉम्बिनेशन बनना है, इसमें क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, C डैश कॉमन है, और इन दोनों रो में क्या कॉमन है, A B डैश कॉमन है। तो आपको मिल गया B डैश C डैश, B डैश C डैश देखिए लिखा गया है। लास्ट में आप देखिए एक और बचा हुआ था ये वाला कंबाइन करने का, तो इसको कंबाइन करने हो रहा है इसके साथ। तो इन दो रो में क्या कॉमन है, B डैश, और इन दोनों में क्या कॉमन है, C डैश D है, तो B डैश D मिल गया, ये B डैश D लिख लिया। तो ये हमें पता है कि कितने कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये अगर हमें पता है पहले से, और ये पता है कि कितने सेल के कंबाइन करने से कितने लिटरल मिलते हैं, तो हमको ट्रेस करने में बहुत आसानी होती है, और इस तरह से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा।
दूसरे एग्जाम्पल को आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए मैक्स टर्म पे आधारित है। मैक्स टर्म पे आधारित है तो मतलब जिस के करस्पॉन्डिंग हमारी सर्किट ऑफ रहेगी, ये ऑन रखने का दिया गया है और ये ऑफ रखने का कॉम्बिनेशन पे आधारित है। यहाँ बिग पाई लिखा हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग सेल में जो भी रहेगा वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो इसमें 4, 6, 10, तो 4 वाला सेल आपका ये है, यहाँ पे हो गया, 6 वाला ये है, 10 वाला आपका यहाँ पे है, और 12 वाला आपका ये है, और 13 वाला ये है, 15 वाला ये है। तो मतलब सेल को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा काम क्या है, उनका ग्रुपिंग करना। तो 2 की ग्रुपिंग ये हो गई और 2 की ग्रुपिंग ये हो गई, 4 का ग्रुपिंग यहाँ संभव है ही नहीं। और अगर मान लीजिए कोई इस ऐसी ग्रुपिंग करता है तो उसका आंसर दूसरा आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर जो जैसा ग्रुपिंग करेगा वैसा आएगा। यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देंगे, इससे ग्रुपिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं, फालतू का आपको टर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये भी यूज़ हो चुका है। अब 4 का अगर मिलना होता तब आप कंबाइन करते, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 लिखा होता, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे 0 लिखा होता तब आप उसको लेके करते तो फायदा रहता आपको। अब बन रहा 2 ही का, तो फालतू में आप अलग टर्म एक्स्ट्रा टर्म बना के क्या पाएंगे, मतलब इसको कंबाइन कर दे रहे हैं। तो ये तो हो गया कंबाइन, और ये ऑलरेडी कंबाइन था, इसका भला हुआ नहीं। तो अगर आप वही कॉम्बिनेशन ऐसा कर देते हैं तो इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 2 का कॉम्बिनेशन बना चुका है, 4 का बनाता, 8 का बनाता तो आप उसको फिर से यूज़ करते, समझ में भी आता थी। और ये किसी के साथ नहीं कंबाइन होगा। तो कितने कॉम्बिनेशन बने, एक ये 2 और एक ये वाला 3 कॉम्बिनेशन आपका बना 2-2 का, यानी कि 3-3 लिटरल के 3 टर्म मिलेंगे आपको, और एक आपका इसका वाला 4 लिटरल का एक टर्म मिलेगा। तो एक आइडिया लग जाता है कि आंसर में क्या आएगा, उसका एक स्केलेटन दिमाग में बैठ जाता है, गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा इन दोनों कॉमन, ये तो है ही जब एक हॉरिजॉन्टल रो है, और यहाँ इन दोनों को देख के लग रहा है कि सी है, तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी, तो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी बन गया। और इससे भी वही आपका ए डैश प्लस बी डैश, और इन दोनों कॉमन है डी डैश, तो डी डैश बन गया। रही बात इससे, तो इससे बनेगा आपका ए प्लस बी बन जाएगा, और क्योंकि दोनों ए प्लस बी डैश, ये मैं हटाऊंगा तब दिखेगा ए प्लस बी डैश, और इन दोनों में कॉमन है डी, ए प्लस बी डैश प्लस डी। और ये तो एकदम सिंपल है, ए डैश प्लस बी और यहाँ से सी डैश प्लस डी। तो इस तरह से ये हो गया। एक क्वेश्चन और आता है जो कि डोंट केयर पे आधारित आता है। डोंट केयर मतलब ऐसे मिन टर्म आपको दिए रहते हैं या मैक्स टर्म, अगर मिन टर्म के साथ दिया गया तो मिन टर्म की तरह ट्रीट करेंगे, मैक्स टर्म के साथ दिया गया तो मैक्स टर्म की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ये डोंट केयर में दिया जाता है उसके जगह पे आप क्रॉस बना देंगे, बाकी सब जैसे एज यूजुअल आपका रहेगा। तो 1, 3, 7, 11, 15 पे आप 1, 1 लिख देंगे, लेकिन 0 to 5 की जगह पे आप क्रॉस लगाएंगे। वो जिस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो जिसमें आपका फ़ायदा हो वो आप कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे मिन टर्म दिया गया है तो अगर यूज़ करना होगा एज ए 1 यूज़ करेंगे, लेकिन इसका तभी यूज़ करते हैं जब किसी 1 के साथ कंबाइन करने में आपको कोई ज़रूरत पड़ रही, तभी, बेवजह नहीं उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ये 4 सेल बना के आप 4 आपस में मिन टर्म कंबाइन हो गए। अब इसको बनाने चल रहे हैं तो 4 का बनता तब जब यहाँ पे 1 लिखा होता, लेकिन 1 नहीं है, लेकिन क्रॉस बना हुआ है, तो अब आप इस क्रॉस को यूज़ कर लेंगे। अब ये तो बन गया, अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं टेंशन में रहेंगे, ये दोनों तो छूट गया, अब इसका क्या करें, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप इन 4 का कॉम्बिनेशन बनाइए, उससे आपको फालतू का टर्म मिल जाएगा जो आपके आंसर को गलत कर देगा। तो डोंट केयर में आप तभी यूज़ करेंगे जब ज़रूरत रहेगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।